सोचा। एक दमदार स्टोरी लाइन के साथ में कड़क विजुअल इफेक्ट्स और साथ ही ऐसी कई अनसुनी पहेलियां जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इसके सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। इसके फर्स्ट पार्ट को देखने भर से ही पब्लिक के मन में इसके लिए बाहुबली और केजीएफ जैसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई और पर्सनली मैं खुद भी चाहता हूं कि इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द रिलीज हो। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इंडिया से कोसों मील दूर जापान में एक प्रथा है जहां पर दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे सामान गिफ्ट करता है और इनके अंदर एक इनका पौराणिक बाजा काफी ज्यादा फेमस है जो कि बनता है लाल चंदन की लकड़ी से। मगर ये लकड़ी जापान में नहीं बल्कि चाइना से इंपोर्ट करके मंगाई जाती है। लेकिन इस लकड़ी को चाइना की बॉर्डर पर लाने के लिए इसे इंडिया के मद्रास से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मद्रास के सभी चेक पोस्ट से इन सभी लकड़ियों को निकालने का काम सिंडिकेट नामक एक टीम को दिया गया है जो कि शेषाचलम के जंगलों से इस लाल चंदन यानी कि महंगी लकड़ी को निकालकर जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। और इसी के साथ एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि पुष्पराज की, जो कि अपने ट्रक के अंदर लाल चंदन की लकड़ी को भरकर शेषाचलम के जंगलों से भाग रहा होता है। मगर उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस उसका रास्ता रोक लेती है तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 10,000 लो और पूरा गेम सुलटा दो। मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कहता है 10 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40, अरे कम से कम 50 में तो मानो। मगर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे पीट पीट कर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी पूरी मंडली को 1 लाख बोल रहा हूँ, हर एक जने को 1 लाख कह रहा हूँ। ये लाइन सुनते ही तो सारे पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं कि साहब आखिर आप हो कौन और वैसे यहाँ जंगलों में आना कैसे हुआ। तो वो कहता है पुष्पा नाम है मेरा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने काम से काम रखो। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पीछे, जहां पर हम देख पाते हैं कि पुष्पा नाम का एक आदमी एक मील में काम कर रहा होता है और अपने ब्रेक टाइम में चाय को पीने के लिए अपने टांग पे टांग रख के उसके साथ पाव खा रहा होता है। और तभी वहां पर मील का मालिक पहुंचता है। तो मैनेजर को वो कहता है कि आखिर ये बाहर कौन है जो कि पैर पे पैर डालकर बैठा है, इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। तो मैनेजर उसे आकर कहता है कि भाई आखिर तो मालिक के सामने इस तरीके से कैसे बैठा है, काफी गुस्सा आ रहे हैं वो। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि ओए ये दायां पैर अपना है और ये बायां पैर भी अपना है, तो तेरे मालिक की लुंगी में गाय को खुजली हो रही है। जो भी करता हूँ अपनी मेहनत की करता हूँ, अगर तुझे मेरा तरीका नहीं पसंद तो मुझे तेरी नौकरी नहीं पसंद, संभाल आज से तेरी नौकरी। वहीं दूर खड़ा केशव नाम का एक शख्स उसे देख रहा होता है और वो भी सोचता है कि मुझे भी अब अपने मालिक को बदल लेना चाहिए और तब से वो उसके साथ हो जाता है। गाँव में पुष्पा की माँ पर कर्ज काफी ज्यादा था, इसलिए हर वक्त मुनीम आकर उसकी माँ को धमकाता था कि आखिर मेरा पैसा कब देगी, इतने महीने हो गए अभी तक तूने मेरा पैसा चुकता नहीं किया। तो पुष्पा अपनी भैंस को 5,000 में बेचकर उस मुनीम को उसके पैसे चुकाता है और साथ ही ये भी कहता है कि जब तूने पैसे मांगे थे तो पूरे गांव के सामने जलील किया था, आज अगर तुझे पैसे मिल गए तो हर किसी के सामने जाकर तुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ पुष्पा ने मेरे पैसे चुकता कर दिए। जाते वक्त वो मुनीम उसे कह के जाता है कि या तो तेरी अकड़ तुझे जमीन में मिला देगी या फिर इस दुनिया का राजा बना देगी। अगले दिन जब पुष्पा दिहाड़ी के लिए अपनी गाड़ी का वेट कर रहा होता है तो वहां पर 2 गाड़ियां आती है, एक 100 की, एक 1000 की। तो पुष्पा केशव को पूछता है कि आखिर में डिफरेंस क्या है। तो केशव उसे बताता है कि 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे और अगर 1000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जान का जोखिम है। तो पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे 1000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है, जहां पर वो गाड़ी उन्हें मद्रास के शेषाचलम जंगलों में लेकर जाती है। सबसे पहले तो वहां का पुजारी सभी दिहाड़ी मजदूरों की पूजा करवाता है और फिर नए काम की शुरुआत के लिए सारे दिहाड़ी मजदूर जंगल की लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगते हैं। अब जहां पर अवैध काम होता है तो पुलिस तो वहां पर होनी थी, इसलिए वहां पर गोविंद नाम का पुलिस पहुंचकर सारे इलीगल काम को रुकवाने की कोशिश करने वाला होता है। लेकिन पुष्पा कहता है कि हमने इतनी मेहनत करी और बिना अपना फायदा लिए नुकसान करके यहाँ से चले जाएं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, अपन झुकेगा नहीं साला। गोविंद वहां पर आकर सबसे पूछता है कि आखिर तुमने माल कहां पर छुपाया। तो पुष्पा उसे कहता है कि भाई साहब आप माल लेने के लिए आए हो या जो मिला उसे बरामद करने के लिए आए हो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपकी एक गोली चलेगी हमारे यहाँ पर 60 खुलाड़ियां चलेगी। डर के मारे गोविंद वहां से जाना ही सही समझता है, क्योंकि इस वक्त उसके पास में और कोई चारा भी नहीं था। और अब इस तरीके से धीरे धीरे पुष्पा उन सभी लोगों का लीडर बन चुका था। केशव भी अब उसकी बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। जब वो अपनी दिहाड़ी लेने के लिए पहुंचा तो मैनेजर उसे कहता है कि केशव तू तो अपना पैसा ले चुका है, आखिर दूसरी बार किसका पैसा लेने के लिए आया। तो केशव कहता है कि वो देख दूर पे सिंहासन में पैर पे पैर रख के जो बीड़ी भोग रहे ना एकदम शहंशाह की तरह, वो अपन का दोस्त है, नया मालिक है, तो अपन उसकी दिहाड़ी लेने के लिए आए। मैनेजर कहता है कि जा जा दे दे उसे, पर उसकी अकड़ ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। उनकी ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर गोविंद अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर पहुंच जाता है। मगर पुष्पा ये बात जानता था कि अगर आज डर गया तो समझो मर गया। वो गाड़ी के अंदर सारी लकड़ी के फट्टे डाल देता है और उस ट्रक को खुद ही चलाने लग जाता है। उसके पीछे काफी सारी पुलिस पड़ती है, लेकिन एक वक्त के बाद में वो उन्हीं के सामने आकर खड़ा हो जाता है, बोलता है भाई बहुत गर्मी हो रही है, चलो
लस्सी पीते पीते बात करते ना पुलिस स्टेशन में आ जाओ, जहाँ पर पुलिस वाले उसकी खूब कुटाई करते हैं, खूब पेलते हैं और बोलते कि बता साले तूने सारी लकड़ियां यहाँ पर रखी है। पुष्पा कहता है कि अगर मैंने बताया तो मालिक मार देगा। तो वो कहता है कि मालिक कौन है? मालिक तो मैं ही है, आखिर अपन से बड़ा इस जिले के अंदर अपना मालिक और कौन हो सकता है, हैं? और काफी पिटाई के बावजूद भी पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता कि आखिर उसने लकड़ियों से भरा ट्रक कहां पर डाला। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगा। वो उसको पूछता है कि आखिर बता तेरा पूरा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज। तो पुलिस वाला कहता है तेरे बाप का नाम क्या है? अब यहाँ पर उसके पिता का नाम सुनकर उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां पर वो देख पाता है कि जब अपनी माँ के साथ एक स्कूल के अंदर दाखिला लेने के लिए गया था तो उसके नाजायजपन की वजह से उसके दूसरे बड़े भाई आकर कह देते हैं कि तू तो एक नाजायज औलाद है। हमारे पिता तेरी माँ के घर पे 2-3 बार चाय पीने के आ गए, तूने तो हमारे खानदान का नाम मुलेठियों से जोड़ लिया। तेरा नाम सिर्फ पुष्पराज है, बोल तेरा क्या नाम है? तो वो बच्चा धीरे से बोलता है पुष्पा। जोर से बोल तेरा नाम क्या है? तो वो बोलता है पुष्पराज। और इतना बोलते के साथ ही उसका वो कंधा हमेशा के लिए ऊपर हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन पूरी मूवी के अंदर हमें पुष्पा का कंधा ऊपर दिखाया गया है। खूब सारी पिटाई धुलाई कुटाई के बावजूद भी पुष्पा उन्हें कुछ नहीं बताता और तभी ट्रक के मालिक उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। ये थी रेड्डी गैंग, जो कि 3 भाइयों के थ्रू चलाई जा रही थी। सबसे छोटा था जॉली रेड्डी, जिसका काम था सिर्फ शबाब और शराब। उसे हर वक्त अपने बिस्तर पर एक लड़की चाहिए थी। उसके बाद में था उसका बड़ा भाई जक्का रेड्डी। धंधे में सबसे तेज और होशियार वही था, क्योंकि सारा काम वही देखता था। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाई, जो कि सबसे खूंखार था, जिसका नाम था कोंडा रेड्डी। एक दिन दुश्मन से अपना बदला लेने के चक्कर में उन्होंने जिस जीप में बम डाला, उस जीप में उनका हाथ भी चला गया, मगर बदला तो वो लेकर रहे। और यही रेड्डी गैंग शेषाचलम के जंगलों से इस लाल चंदन को जापान तक इंपोर्ट करवाने का काम करती थी। जॉली उससे कहता है कि आखिर तूने हमारा माल कहां पर छुपाया है, जल्दी से हमें बता। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमने भी इससे खूब पूछा लेकिन इसने तो कुछ बताया नहीं। तो पुष्पा कहता है कि ओए, पुलिस वाले साल का कितना कमाते? 60,000। तुमको बताता तो क्या मिलता है, इनको बताएंगा तो कुछ तो मिलेगा। चलो ठीक है भाऊ, 5 लाख में डील डन करते हैं। तो मुझे 5 लाख दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हारी लकड़ी कहां पर छुपा रखी है। तो जॉली कहता है ओए जंगली, तेरे जैसे को मैं 5 लाख दूंगा, चल भाग ऐसे, ज्यादा बोलेगा तो तेरी लाश यहाँ पर गाड़ दूंगा। तू जानता नहीं हम कोंडा रेड्डी के आदमी है। तो पुष्पा कहता है कि अगर लकड़ी का पता मैं नहीं बताएगा तो क्या कोंडा रेड्डी आके तेरे को बताएगा? और फाइनली रेड्डी गैंग को उनकी बात माननी पड़ती है, जहां पर पुष्पा उन्हें लेकर जाता है उसी सुनसान जंगल के अंदर एक छोटे से कुएं के पास में, जहां पर वो जब अपना ट्रक लेकर जा रहा था तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपना लकड़ी का भरा ट्रक उसी कुएं में पटक दिया। इसका शानदार दिमाग और दिलेरी को देखकर जक्का रेड्डी इसे पूरे 5 लाख दे देता है। और जब पुष्पा वापस से अपने घर जाने के लिए उस वैन के अंदर बैठ रहा होता है तो जॉली उसे कहता है कि ओए कहां पर घुस रहा है, दिहाड़ी मजदूर है तू, ये मत समझना कि गाड़ी के अंदर हमारे साथ बैठकर आया तो हमारे साथ बैठकर जाएगा भी, ये पकड़ 20 रुपए और चल निकल यहाँ से। इस बात से तो पुष्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो केशव को पूछता है ये गाड़ी कितने की आती है? तो केशव कहता है हाँ ये डिब्बा करीब आ जाएगा 5 लाख का। तो पुष्पा कहता है कि जा मेरे लिए भी एक लाल कलर की इसी वैन लेके आ। तो केशव कहता है कि भाई अगर अपन ने ये सारे पैसे उसमें घुसा दिए तो अपन तो गरीब हो जाएंगे, अपन को फिर से दिहाड़ी करनी पड़ेगी। तो पुष्पा कहता है कि बात अब ईगो पे आ चुकी है, अपन आया भी उसी गाड़ी में था तो जाएगा भी उसी गाड़ी में, जा जाकर मेरे लिए गाड़ी लेके आ। और अब केशव वही एक लाल कलर की दिखने वाली वैन उसके लिए लेकर आता है, जहां पर वो उसकी माँ को भी अपनी गाड़ी दिखाता है और ये तीनों ही काफी खुश होते हैं। लाल चंदन की लकड़ी के भरे ट्रक को पुलिस से बचाने में पुष्पा ने जो दिलेरी दिखाई, इसलिए कोंडा रेड्डी उसे खुद अपने पास बुलाता है। यहाँ पर बेसिकली कोंडा रेड्डी की मीटिंग चल रही थी, जहां पर कुछ और दूसरे ट्रक चलाने वाले जो कि पुलिस की चेक पोस्ट पर आते अपना सारा माल यूं ही छोड़कर भाग गए थे और करीब 10 टन माल पुलिस ने यूं ही पकड़ लिया था। तो वो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहां पर पुष्पा कहता है कि अगर नाचना ना आए तो गाने को बुरा नहीं कहते, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग ही तुम्हें जीत दिला सकती है। तो कोंडा कहता है कि अगर तेरे पास इतना दिमाग है तो आखिर पता आइडिया क्या है? तो पुष्पा कहता है कि मैं कोई अचार थोड़ी ना बांट रहा हूँ जो यहाँ पर सबके सामने बांट दूं, आइडिया है बॉस, अकेले में बताऊंगा। और वो आइडिया था दूध के टैंकर को आधा आधा करके उसके नीचे के पार्ट में चंदन वाली लकड़ी को डालकर ऊपर से दूध डालकर चेक पोस्ट से यूं ही निकाल देने का। और ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। ये लोग धीरे धीरे माला माल भी होते जाते हैं, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे से सारा माल निकल रहा होता है और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं चलती। वहीं पर पुष्पा की नजर दूध बेचने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है श्रीवल्ली, उससे प्यार हो जाता है। और वो रोज केशव को बस यही पूछता रहता है कि क्या उसने मुड़ के मुझे देखा, क्या वो मेरी तरफ देख के हंसी, या क्या वो अभी मुझे देखकर निकली क्या? तो केशव झूठ बोल देता है कि नहीं भाई अभी तक तो देखा ही नहीं। तो वो कहता है कि दिल रखने के लिए तो कम से कम तो मुझे बोल ही सकता है कि हाँ वो मुझे देखती रहती है, क्योंकि पुष्पा तो मानो श्रीवल्ली के प्यार में एकदम लट्टू हो चुका था। एक दिन रोजी की तरह जब ये लोग चेक पोस्ट से निकल रहे होते हैं तभी वहां पर गोविंद उनकी ट्रक को रोक लेता है और कहता है कि ऊपर से तेरा ट्रंक खाली और नीचे से फटा ढोल, आखिर माजरा क्या है, डबल ढोल की कहां से लाया बे? तो वो दोनों ट्रक ड्राइवर बता देते हैं कि हमें पुष्पा ने ऐसा करने के लिए कहा। तो गोविंद कहता है कि बात से तू उसके लिए काम नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगा। साउथ साइड में मूवीज का काफी ज्यादा चलन था और नागार्जुन तो मानो इनके लिए भगवान थे और उन्हीं की पिक्चर देखने के लिए श्रीवल्ली और उसकी कुछ साथियां पहुंचती है, मगर 15 रुपए का टिकट 100 रुपए का बिक रहा था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहां पर केशव आता है और कहता है कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा लेकिन तुझे मेरा एक छोटा
सा काम करना पड़ेगा। तो श्रीवल्ली कहती है क्या करना पड़ेगा? तो केशव कहता है कि तुझे मेरे दोस्त यानी कि पुष्पा को घूर के देखना पड़ेगा, और हाँ ज्यादा टाइम हंसते हुए भी जाइयो। तो पहले तो श्रीवल्ली मना कर देती है, लेकिन उसकी साथियां कहती है कि यार 1000 रुपए मिल रहे, कम से कम मूवी भी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, चाय शाय पियेंगे, हंस के देखना ही तो है, और क्या करना है। जिसके बाद तो नेक्स्ट डे पुष्पा मंदिर के सामने प्रसाद लेकर भगवान से मिन्नत करके बाहर निकल रहा होता है कि अगर आज उसने मुझे देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो मैं जिंदगी भर कभी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो केशव कहता है 1000 दिए, ऐसे कैसे दे? तो पुष्पा कहते हैं 1000 नहीं भाई, वो तो मैंने मंदिर में पुजारी को दिए ना, ताकि आपके लिए मैंने प्रार्थना करी, तो वो देखेगी आपको तो मजा आएगा ना। कि तभी वहां से श्रीवल्ली और उसकी कुछ साथियां निकलती है, और जैसे श्रीवल्ली वहां पर पुष्पा को देखती है, पुष्पा तो मानो उसकी स्माइल पर फिदा हो जाता है और केशव को कहता है अरे वाह यार मेरी तो सेट हो गई, अब तो मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट उसको आई लव यू बोलने के लिए। तो केशव उसे रोकते और बोलता है कि नहीं भाई अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी तो अपने प्रार्थना करिए, तुम मुझसे झुकोगे नहीं, जाओ मत। लेकिन पुष्पा को तो उसके प्यार के अंदर बस लड्डू ही लड्डू दिख रहे थे, और वो सीधा जाकर पहुंच जाता है। श्रीवल्ली को कहते थे मैं तेरे को मस्त लगता है ना? तो श्रीवल्ली कहती है चच वो तो मैं तेरे को देख नहीं रही थी, तो तू कावरा बावरा हो रहा था। केशव ने 1000 रुपए दिए थे मुझे तुझे देखकर स्माइल पास करने की। ये बात सुनकर तो पुष्पा की पुष्पी हो जाती है, और वो जाकर सीधा केशव को पकड़ता बोलता है साले तूने 1000 रुपए दिए उसको, पूरे कैरेक्टर की माँ बहन करके रख दी तूने, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं पैसे देकर चीज खरीदता हूँ। तो केशव कहता है सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई। पुष्पा कहता है चल ठीक है गलती हो गई तो एक काम और कर, अब तू जाओ उसके पास में उसको 5000 दे। केशव बोलता है 5000 का को 5 दिन देखने का? बोलता है नहीं अब जाके उसको बोल कि मुझे पप्पी करे आके। और अब 5000 के लालच में तो वो आई जाती है और सीधा अगले दिन अपने फ्रेंड्स के साथ में पहुंच जाती है एक चुम्मी देने के लिए पुष्पा को। अब पुष्पा मुंह में इलायची खा के मस्त उसका लिप टू लिप किस लेने के लिए बैठा होता है, मगर इतने में ही श्रीवल्ली जोर से रो देती है और कहती है कि मैं तो पहली चुम्मी अपने पति को ही दूंगी, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और अब इतना रोने के साथ ही उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि ये तूने क्या किया इसके साथ में? तो पुष्पा कहता है मैंने क्या पूछो इसको, इसने कुछ किया ही नहीं मेरे साथ में। और रो धो के लंबा चौड़ा नाटक करके वहां से श्रीवल्ली निकल पड़ती है। पुष्पा कहता है 5000 का हिसाब तो इससे लेकर ही रहूंगा, 5000 के ऐसे ही मिलते हैं, कमाने पड़ते हैं। वहीं पर हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस कहानी के एक और कैरेक्टर से जिसका नाम है मंगल सीनू। इसके पास में 1000 टन लाल चंदन की लकड़ियां पड़ी होती है, जो कि पुलिस के आए दिन बहकावे में न आने की वजह से वो अपनी सारी लकड़ियों को कोंडा रेड्डी के गोडाउन में छिपाने के लिए आता है और उससे कहता है कि अगर तुम कुछ महीनों के लिए मेरा ये सारा माल पुलिस से छिपा लोगे तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। तो कोंडा रेड्डी कहता है कि हाँ मेरे पास एक नया लौंडा है, इसका नाम है पुष्पा, इसके आने के बाद तो पुलिस ने हमारी एक भी लकड़ी नहीं पकड़ी, तो ये काम तुम्हारा वो संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से मजे करो। लेकिन अब क्योंकि गोविंद को इनके सीक्रेट ठिकाने का पता लग चुका था, तो वो सारे पुलिस वाले वहां पर भिजवा कर रंगे हाथ पुष्पा और साथ ही कोंडा रेड्डी की गैंग को पकड़ना चाहता था। ये बात अब पुष्पा तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वो वहां पर मौजूद सारी लकड़ियों को पानी में फेंक देता है और काफी सारे पैसे केशव को देकर डैम को बंद करवाने के लिए उसे यहाँ से भेजता है। और जब गोविंद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय हार के। और अब हजारों टन बचा लेने के बाद तो मंगल सीनू के सामने पुष्पा की गुडविल बढ़ चुकी होती है और वो उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है, जहां पर बड़े बड़े पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस, नेता और ऊंचे ओहदे के लोग मौजूद थे, जो कि सभी सिंडिकेट के लिए काम किया करते थे। और सिंडिकेट जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये पूरी एक टीम जो कि लाल चंदन की लकड़ी को इंडिया से चाइना इंपोर्ट करवाती थी, जहां से इलीगली वे में चाइना से ये लकड़ी जापान जाती थी वहां के महंगे बाजे बनाने के लिए। मगर इसी बीच पार्टी में पुष्पा को यह पता चलता है कि जो माल 1 टन का मंगल सीनू चेन्नई के मुर्गन को 2 करोड़ में बेचता है, उसका सिर्फ 25 लाख ही यहाँ कोंडा रेड्डी और बाकी की टीम में बांटता है। आखिर बाकी का पैसा वो खुद के पास क्यों रखता है और ये सारी इलीगल जानकारी उसने अभी तक किसी को बताई क्यों नहीं? वो ये सारी बात कोंडा रेड्डी को बताता है। तो कोंडा रेड्डी कहता है कि ठीक है तो खुद ही जाकर उससे पैसा बढ़ाने के बारे में बात कर ले, अगर